किसी इंसान को अगर कोई रोग नहीं है तो क्या वो हेल्दी पर्सन है? मेरी बातें समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आप स्वस्थ हैं तो आप रोगी कैसे बन जाइएगा? ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य बीमार पड़ सकता है। कोई भी दवा लीगल है, इलीगल है, कोई भी बीमारी का क्या नाम रखना चाहिए, ये सारी चीजें बेटा, अगर मान लो कलवा को कोई बीमारी हो जाए, कलवा को कोई बीमारी हो जाए, कलवा को कोई बीमारी हो जाए और अगर ये बीमारी कलवा से पिंकी में फैल जाएगा तो ये संक्रामक रोग कहलाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कलवा से ये बीमारी पिंकी के अंदर नहीं फैलता है, ये आपका असंक्रामक कहलाएगा। अगर तुम्हारे बाबू का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या तुम्हारा भी बढ़ता है? सर हमारा भी बढ़ जाता है। बेटा तुम इंसान ही नहीं हो फिर तो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका अगले अध्याय चैप्टर नंबर 8 पे। जैसे जो बच्चा हमको सुबह में देख रहा है उसको गुड मॉर्निंग, जो बच्चा शाम में देख रहा है उसको गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप 7 चैप्टर बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे और ये आपका चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मतलब क्या हुआ कि मानव का जो हेल्थ है, मतलब कोई भी इंसान कब स्वस्थ है या फिर उसको रोग क्या क्या होता है, जैसे मान लो टाइफाइड क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस अध्याय में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो आइए सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सवाल कि स्वास्थ्य होता क्या है ना? मतलब क्या किसी इंसान को अगर बीमारी नहीं है तो क्या वो हेल्दी पर्सन है? अगर मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, क्या किसी इंसान को अगर कोई रोग नहीं है तो क्या वो हेल्दी पर्सन है? तो क्या बच्चों इन सब सारे सवाल का जवाब जो है आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। बहुत ही ध्यान से सुनना है बाबू। एक संस्थान होती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्थान होती है जो वर्ल्ड के लेवल पर किसी भी हेल्थ, किसी भी दवाइयों को लेकर के बात करती है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो WHO एक संस्थान होती है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी दवा लीगल है, इलीगल है, कोई भी बीमारी का क्या नाम रखना चाहिए, ये सारी चीजें अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो कौन आपका इस चीज को मतलब कि देखता है? तो याद रखिएगा बच्चों, WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हेल्थ होता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोई भी इंसान स्वस्थ तब नहीं है जब उसके अंदर कोई रोग नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि वो स्वस्थ पर्सन है, हेल्दी पर्सन है। तो क्या मतलब है? WHO कहती है कि कोई भी इंसान तभी स्वस्थ है जब उसका शारीरिक, मानसिक, व्यवहार, ये सब बोलचाल की भाषा, अगर सब कुछ नॉर्मल हो तभी जाकर के वो इंसान स्वस्थ है। ये जरूरी नहीं कि अगर किसी इंसान को बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आइए WHO के अनुसार ये हेल्थ का यानी कि स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या होता है, इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। WHO का सबसे पहले तो आप बच्चे फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बच्चे याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है बेटा, है ना? समझ आ रही बातें? ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म आपके बोर्ड में पूछ सकता है तो आप बच्चे इसको याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बच्चे याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अनुसार क्या लिखा हुआ देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होता है। केवल बीमारी ना होना स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी नहीं है, इसका यह मतलब हरगिज भी नहीं है कि वह इंसान स्वस्थ है ना? अगर वो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो इंसान स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे वो उसके अंदर कोई बीमारी हो चाहे नहीं हो। बच्चे समझ आ रही बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ तभी कहेंगे जब उसके अंदर एक तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये तो होना ही है, बीमारी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से अगर वो स्वस्थ है, अगर वो नॉर्मल है, तभी जाकर के वो क्या है बेटा, वो स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, चलिए आगे क्या देखो। अगला, रोग क्या होता है? रोग क्या होता है वो समझिए। शरीर की सामान्य शारीरिक, मानसिक अथवा क्या लिखा हुआ है, शरीर की सामान्य शारीरिक, मानसिक अथवा जैविक क्रियाओं में होने वाला असामान्य परिवर्तन रोग कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसा शारीरिक रूप होना चाहिए, जैसे मान लो शरीर का सामान्य शारीरिक,
शारीरिक रूप, मानसिक रूप या फिर जैविक क्रियाओं में अगर किसी भी तरह का असमानताएं आती है, मतलब जैसा होना चाहिए अगर वैसा नहीं होता है बेटा, तो इसे रोग कह के पुकारते हैं। मतलब क्या हुआ, शरीर की सामान्य शारीरिक, मानसिक अथवा जैविक क्रियाओं में होने वाला असमान परिवर्तन रोग कहलाता है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में कोई असमान परिवर्तन हो जाए या फिर उसके व्यवहार में कोई असमान परिवर्तन हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रोग कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता तब उसे रोग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर जब शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रोग कहते हैं। समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? देखो बहुत सिंपल है यार, हमने क्या कहा, स्वास्थ्य क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर रोग नहीं है, उसके अलावा अगर वो शारीरिक रूप से, अगर वो मानसिक रूप से, अगर वो व्यवहारिक रूप से सही है तो वो स्वस्थ है, अगर नहीं होगा तो रोगी है कि नहीं? अरे रोग तो यही ना होगा भाई। समझ आ रही बात है? इसका मतलब क्या हुआ, शरीर की सामान्य शारीरिक, मानसिक अथवा जैविक क्रियाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन बेटा, ये आपका क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब शरीर सामान्य रूप से कार्य नहीं करता, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इसे अपन रोग कह के पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रोगजनक क्या होता है। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। देखिए यह है आपका, मान लीजिए कलवा। टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीजें आज लिखी भी रहेगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा। ये मान लीजिए क्या है, ये है आपका कलवा। ये कौन है भाई? है एक सेकंड, ये कौन है? मान लीजिए ये है आपका कलवा। कौन है ये? ये है कलवा। सुनिएगा ध्यान से, अगर कलवा को, बात को समझना ध्यान से, मान लीजिए कलवा है और ये कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए क्या है, बैक्टीरिया है बेटा। अगर कलवा के अंदर ये बैक्टीरिया जाकर के कलवा को अगर बीमार कर देता है तो ये बैक्टीरिया रोगजनक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी ऐसा जीव जो किसी भी व्यक्ति के अंदर जाकर के उसके अंदर बीमारी करने की कोशिश करता है बेटा, वो आपका रोगजनक है। समझ आ रही बात है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज आपके शरीर में आकर के आपको बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी चीज अगर आपके शरीर में आकर के आपको बीमार कर सकता है तो बेटा वो आपका रोगजनक कहलाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं बेटा, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ आदि। समझ आ रही बात है? इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे कि रोगजनक क्या होता है तो आप बच्चे याद रखेंगे कि रोगजनक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी के भी शरीर में जाकर के रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो। इस तरह के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह के जीव को हम लोग रोगजनक कह के पुकारते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ। ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपका रोगजनक हो गया। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई भी जीव जो आपके शरीर में जाकर के आपको बीमार करने की क्षमता रखता है बेटा, वो जीव आपका रोगजनक कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका रोगजनक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। मतलब सर, मतलब यहां पर ये है भाई कि जैसे मान लो अगर कोई इंसान स्वस्थ पर्सन है, अगर मान लीजिए आप स्वस्थ है, ठीक है, और आपके अंदर आप स्वस्थ से रोगी कैसे बन जाइएगा। मेरी बातें समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आप स्वस्थ हैं तो आप रोगी कैसे बन जाइएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो बीमार कैसे होता है, तो उसके पीछे तीन कारण हो सकते हैं बेटा। एक तो होता है आपका अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक, मतलब माता पिता से कोई बीमारी आ जाए। एक होता है आपका संक्रमण, जैसे मान लो कोविड एक जगह से दूसरे जगह फैल जाए। और तीसरा होता है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी स्वस्थ इंसान प्रभावित कैसे होता है, अगर कोई स्वस्थ इंसान है तो वो बीमार किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे तीन कारण है वो। और कौन कौन सा है बेटा, अनुवांशिक, संक्रमण और आपका लाइफ स्टाइल। ये तीन ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य बीमार पड़ सकता है। समझ आया? अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो स्वस्थ से रोगी कैसे बन सकता है, अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो वो इंसान अगर मान लीजिए स्वस्थ है तो वो बीमार कैसे पड़ सकता है, उसके पीछे तीन कारण है बेटा। एक तो आपका अनुवांशिक है, दूसरा आपका संक्रमण है, तीसरा आपका लाइफ स्टाइल है। ये तीनों कारण होते हैं किसी भी इंसान का स्वस्थ से वापस से रोगी बनने के लिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला टॉपिक क्या है। अब ये जो मानव के अंदर जो रोग होते हैं ना, मानव के अंदर जो रोग है वो आपके दो तरह के होते हैं। मानव के अंदर रोग आपके दो तरह के होते हैं भाई साहब। कौन कौन सा, आइए इसको समझते हैं इस तरीके से। मान लीजिए बेटा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो ये कलवा है, ये कलवा है और ई है थारो पिंकी, ई है थारो पिंकी। सर पिंकी के बाल नहीं बनाए, लीजिए बना लीजिए, है ना। इथारो कलवा छे, ये कौन है, कलवा है। इथारो पिंकी छे, ठीक है, पिंकी छे, पिंकी। बात को समझिएगा ध्यान से। अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है, क्या पूछेगा भाई, ये कलवा जो है और ये पिंकी है भाई, है ना बेटा। अगर मान लो कलवा को कोई बीमारी हो जाए,
कलवा को कोई बीमारी हो जाए, कलवा को कोई बीमारी हो जाए और अगर ये बीमारी कलवा से पिंकी में फैल जाएगा तो ये संक्रामक रोग कहलाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कलवा से ये बीमारी पिंकी के अंदर नहीं फैलता है, ये आपका असंक्रामक कहलाएगा। बहुत सिंपल है बेटा, अगर किसी एक जीव को, अगर किसी एक मनुष्य को, अगर किसी मनुष्य को कोई बीमारी होता है और वो बीमारी उस मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाएगा तो ये बीमारी आपका संक्रामक कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं फैलेगा, असंक्रामक है, मतलब कि नॉन इन्फेक्टियस है। समझ आ रही बात है? संक्रामक को अंग्रेजी में इन्फेक्शियस कहते हैं और असंक्रामक को अंग्रेजी में नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं बेटा। तो समझ आया? अगर कोई बीमारी मान लो कलवा को होता है और कलवा से वो बीमारी अगर पिंकी में पहुंच जाए तो ये बेटा आपका संक्रामक रोग है। और बेटा अगर ऐसा हो जाए कि कलवा के अंदर जो बीमारी हुआ है वो पिंकी तक ना फैले, या फिर ऐसे समझो कि किसी भी मनुष्य के अंदर अगर कोई बीमारी होता है और वो बीमारी किसी दूसरे मनुष्य में ना फैल पाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। चलिए फटाफट से पढ़िए, या फिर गैर संक्रामक भी कह सकते हो भाई, है ना। चलिए समझिए, मानव के अंदर दो तरह का रोग होता है, एक तो होता है आपका संक्रामक रोग और एक होता है बेटा आपका गैर संक्रामक रोग। अब सवाल यह उठता है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं? अरे संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो देखिए, वे रोग जो रोग जनकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, प्रोटोजोआ आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं बेटा, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। अरे बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होता है और वो बीमारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाए तो यह आपका संक्रामक रोग है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं बेटा, और मलेरिया, डेंगू, कोविड-19 आप जानते होंगे, और हैजा आदि। इस तरह के बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। और बच्चों, अगर कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए तो वो आपका संक्रामक रोग कहलाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना। समझ आ रही बात है? अब गैर संक्रामक, उसका उल्टा हो जाएगा बेटा, उसका उल्टा हो जाएगा। पढ़ लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता हो तथा जिनका कारण जीवन शैली, पोषण की कमी, अनुवांशिक या फिर पर्यावरणीय कारण होते हैं, गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं बेटा। जैसे कि मधुमेह, है ना, कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। उच्च रक्तचाप मतलब अरे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाबू का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या तुम्हारा भी बढ़ता है? सर हमारा भी बढ़ जाता है। बेटा तुम इंसान ही नहीं हो फिर तो। हाँ चलो इधर देखो, तो मानव के अंदर दो तरह के रोग होते हैं, एक होता है आपका संक्रामक रोग, एक होता है गैर संक्रामक रोग। ऐसा कोई भी रोग जो किसी एक मानव से दूसरे मानव में फैल जाता हो वो आपका संक्रामक रोग कहलाता है, और ऐसा कोई भी रोग जो एक मानव से दूसरे मानव में नहीं फैल पाता हो वो आपका गैर संक्रामक रोग कहलाता है बेटा। समझ आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है देखो, अब हम लोग एक एक करके सभी जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है उन सब के बारे में जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि कई सारे रोग जनक होते हैं। हमने आपको रोग जनक के बारे में बता दिया बेटा कि ऐसा कोई भी सूक्ष्म जीव जो आपके बॉडी में जाकर के आपको बीमार करने की क्षमता रखते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जीवाणु, मतलब उसको हम लोग रोग जनक कहते हैं, और उसमें एक आपका जीवाणु भी होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने सिलेबस में जो जीवाणुओं के द्वारा दिया गया रोग है उसके बारे में जानते हैं। बच्चों थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि स्टूडियो बहुत बिजी था, हमें 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को निपटाना पड़ेगा, इसके बाद फिर एक क्लास है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? जीवाणु संक्रामक रोग क्या होता है? जीवाणु संक्रामक रोग क्या होता है? आइए जीवाणु संक्रामक रोग पहले समझो। ऐसा कोई भी रोग, ऐसा रोग जो जीवाणु द्वारा हो, जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता हो बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पन्न होता हो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं जीवाणु संक्रमण रोग कह के पुकारते हैं। मतलब ऐसा कोई भी बीमारी जो आपका जीवाणु के द्वारा होता है वो आपका जीवाणु संक्रमण रोग कहलाता है बेटा। और इसके अंदर सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइफाइड, और इस पे आप स्टार लगा लीजिए बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तुम्हारे बाबू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मतलब टाइफाइड के बारे में फटाफट से जानेंगे। पहला बिंदु क्या लिखा हुआ टाइफाइड के बारे में जानिए। कह रहा है कि एक बात सुनो, सबसे पहले टाइफाइड को हिंदी में ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। सर हम तो गवार हैं, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। टाइफाइड को हम लोग हिंदी में ज्वार कहते हैं। सर होता क्या टाइफाइड? आइए सबसे पहले मेरी बात को सुनना ध्यान से। हमने क्या कहा? अभी हम लोग जो भी बीमारी पढ़ने वाले हैं ना आगे, वो जीवाणु संक्रामक रोग है। मतलब क्या हुआ कि जीवाणुओं के द्वारा होने वाला बीमारी है बेटा। और अगर कोई जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है तो कौन सा जीवाणु?
अरे भाई कौन सा जीवाणु? अगर आपसे कोई पूछे कि टाइफाइड 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 कौन सा बीमारी है, तो याद रखिएगा ये जीवाणु संक्रमण रोग है, ये आपका जीवाणु संक्रमण रोग है बेटा, जीवाणु संक्रमण रोग है। मतलब क्या हुआ कि टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा जीवाणु, तो आप बच्चे याद रखेंगे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में सैल्मोनेला टाइफी भी कह के पुकारते हैं। तो बेटा क्या लिखा हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड या फिर ज्वर होता है। समझे? अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइफाइड टाइफाइड जो है टाइफाइड टाइफाइड अरे तथा टाइफाइड जो है वो किसके वजह से होता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। अब सवाल ये उठता है कि ससुरा ये सैल्मोनेला टाइफी जो है ये हमारा बॉडी में घुसेगा कैसे? तो आइए, यह रोगजनक आमतौर से संदूषित मतलब कि कंटामिनेटेड मतलब गंदा है ना, गंदा भोजन हो गया, गंदा पानी के द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। ये सारी लाइंस एनसीईआरटी की है बेटा, किसकी है? एनसीईआरटी की है। मतलब यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि टाइफाइड जो है, ये जो टाइफाइड आपका, ये टाइफाइड बेटा, ये टाइफाइड आपका एक तरह का सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बच्चों ये अगर आपसे कोई पूछे कि सैल्मोनेला टाइफी आपके बॉडी में जाएगा कैसे, तो याद रखिएगा गंदा खाना, गंदा पानी के द्वारा ये हमारे शरीर में जाता है और शरीर में छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके वहां से रक्त के द्वारा, खून के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। अरे बोलो हाँ कि ना? समझ आया? समझ आया? इसका मतलब यह हुआ कि टाइफाइड जो है वो आपका सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है बेटा कि सैल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में जाएगा कैसे, तो बच्चों इसको याद रखिएगा आप इस तरीके से, क्या कि यह रोगजनक आमतौर से जो मतलब कि गंदा खाना या फिर गंदा पानी के द्वारा हमारे छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से रक्त के द्वारा यह हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। आगे देखो क्या है, टाइफाइड क्या कह रहा है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से की जा सकती है। तो इस बात पे याद रखिएगा, ये इस पे स्टार लगा लीजिए, एमसीक्यू आएगा यहां से। ठीक है, यहां से क्या आएगा बेटा, इधर से अपन का एमसीक्यू आएगा, है ना। अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब कि टाइफाइड, जैसे मान लो अरे भैया आपको बुखार लगल है और टाइफाइड है कि नहीं है कैसे पता करते हैं, तो सर हम लोग लैब जाते हैं और वहां पे पता करते हैं। तो वहां पे क्या करता है गुरुजी, तो याद रखिएगा बच्चों, वहां पर जो है आपका जो टेस्ट करता है, वहां पर जो आपका टेस्ट करता है कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है, उस टेस्ट का, उस परीक्षण का नाम क्या होता है, विडाल टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइफाइड जो है वो आपका विडाल टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। आगे देखिए, इसका लक्षण क्या है, लक्षण मतलब सर हमारा लक्षण बहुत खराब है, अरे हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या है। आइए, इसका लक्षण क्या है बेटा, तो याद रखिएगा इसका जो लक्षण है वो आप इस तरीके से याद करेंगे, लगातार उच्च ज्वर मतलब फीवर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सर मतलब क्या हुआ कि जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड होगा बेटा, जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड होगा तो उस व्यक्ति के अंदर हमेशा 39 से लेकर के 40 सेंटीग्रेड बुखार रहेगा। ये सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट नहीं है। कमजोरी होगा, ठीक है, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा होगा, कब्ज हो सकता है, सिर दर्द और भूख न लगना आदि, गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। देखो टाइफाइड को एक बार फटाफट से हम पूरा कंपाइल कर देते हैं। सबसे पहले टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। जीवाणु का नाम सैल्मोनेला टाइफी है। ये गंदा खाना और गंदा पानी की मदद से हमारे छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से हमारे पूरे शरीर में रक्त के द्वारा फैल जाता है। और उसके बाद अगर बात करें इसका क्या क्या लक्षण है, पहला बहुत तेज बुखार रहेगा, लगभग 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमजोरी होता है, भूख नहीं लगता है, और अगर बहुत लंबे समय तक टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाए तो टाइफाइड की उस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है हमारे छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, जिसके वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है। खत्म। और एक बात कि अगर आपसे कोई पूछे कि टाइफाइड किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है, मतलब जांचा जाता है, अगर आपसे कोई पूछे टाइफाइड किस टेस्ट के द्वारा जांचा जाएगा तो आप याद रखिएगा विडाल टेस्ट। आगे क्या है, नॉट आयु विज्ञान में एक सिर्फ प्रतिष्ठित मामला। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये टाइफाइड को पहली बार कहां देखा गया था, बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक लेडी थी मैरी मेलोन, उसका निक नेम था टाइफाइड मैली। क्यों? क्योंकि उसको टाइफाइड हुआ था और वो इस चीज को मान ही नहीं रही थी, है ना। वो रेस्टोरेंट चलाती थी, जो जो कस्टमर आया सबको फैलाती गई, है ना। वो यहां पे लिखा देखो, मैरी मेलोन उपनाम क्या है इसका, टाइफाइड मैरी का है, जिसका यहां उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही, है ना। चलो आगे देखो,
अगला बीमारी क्या बेटा, अगला है आपका निमोनिया। निमोनिया भी आपका जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। निमोनिया भी आपका जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है बेटा। चलिए आगे देखिए क्या, अगर निमोनिया की बात करें तो सबसे पहला वही कि अगर ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है तो कौन सा जीवाणु भाई साहब, है ना, तो आप बच्चे याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम आपको याद रखना है। क्या, अगर आपसे कोई पूछे निमोनिया किसके वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर बेटा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के वजह से ये बीमारी होता है ना। जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है, मतलब क्या हुआ, निमोनिया जो है वो मनुष्य में दो तरह के बैक्टीरिया करते हैं, दो तरह का जीवाणु करता है, एक तो बेटा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और दूसरा आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों आपका जो है ये कहीं ना कहीं निमोनिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखिए क्या है, आगे इस रोग में फुफ्फुस यानी कि लंग्स, फुफ्फुस मतलब क्या था, लंग्स, है ना, लंग्स के वायु कोष्ठ यानी कि एल्वियोलाई संक्रमित हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में आपको पता है कि हमारा जो लंग्स है ना वो छोटे छोटे एल्वियोलाई से बना हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में वायु कोष्ठ कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वो संक्रमित होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि निमोनिया के अंदर मनुष्य में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, निमोनिया के वजह से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मनुष्य का अफेक्ट होता है, खराब होता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा बेटा, वो आपका है एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई इज नथिंग बट लाइक वो लंग्स का जो है ना, लंग्स उसी से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एल्वियोलाई से मिलकर के लंग्स बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि निमोनिया के अंदर क्या संक्रमित होगा, तो आप बच्चे याद रखेंगे कि इस रोग के अंदर जो है वायु कोष्ठ, इस रोग के अंदर वायु कोष्ठ यानी कि एल्वियोलाई संक्रमित होता है। संक्रमण में क्या है, संक्रमण के फल स्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाते हैं, मतलब उसमें पानी भर जाएगा, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि निमोनिया के अंदर क्या है, तो इस रोग के अंदर जो है वायु कोष्ठ के अंदर, इस रोग के अंदर वायु कोष्ठ के अंदर जो बेटा, इस रोग के अंदर वायु कोष्ठ के अंदर आपका जो है वो पानी जैसा सबस्टांसेस भर जाता है, मतलब कि तरल सबस्टांसेस भर जाता है, जिसके वजह से मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है, मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब इसका क्या है, ज्वर यानी कि इसका मतलब लक्षण क्या है, बुखार लगना, ठिठुरन, खांसी होना, सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण है। और गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब निमोनिया, देखो याद कैसे करना है इसको, निमोनिया एक जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। जीवाणु का नाम क्या है बेटा, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो है क्या मतलब कि प्रभावित होता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे कि हमारा जो लंग्स होता है ना, तो लंग्स जो है, लंग्स बच्चों आपका बना होता है एल्वियोलाइस से, जिसको हम लोग वायु पोस्ट कहते हैं। वो उसके अंदर तरल पदार्थ भर जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसका लक्षण क्या क्या है, ज्वर यानी कि बुखार, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द आदि निमोनिया का लक्षण है। और अगर निमोनिया की इलाज अगर काफी लंबे समय तक ना किया जाए, तो उन मामलों में बेटा जो नाखून होती है, जो होंठ होता है, ये सब आपका नीला पड़ जाएगा। चलिए अगले बीमारी की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्या भाई, निमोनिया के अंदर और क्या है, स्वस्थ मनुष्य को, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसको निमोनिया कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको निमोनिया किस तरीके से हो सकता है, उसके बारे में यहां पर दिया हुआ, पढ़ लीजिए फटाफट से। क्या कह रहा भाई, स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रॉपलेट्स अथवा एयरसोल सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग अतिसार, पेचिश यानी कि डायसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया। मतलब क्या है, मतलब यहां पर ये देखो, अगर तुमसे कोई पूछे, मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल भाषा में समझो, ये तो किताबी भाषा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि निमोनिया जो है वो किसी भी मनुष्य के अंदर कैसे होता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे, अगर मान लो किसी इंसान को मतलब निमोनिया है, वो आपके सामने छींक दे, तो वो तो छींकेगा, तो उसके नाक से या फिर माउथ जो मतलब थूक जैसा सबस्टांसेस, जो आपका तरल पदार्थ निकलेगा, अगर आप उसको सांस लेने के दौरान अपने अंदर लेके चले जाते हैं, तो आपको निमोनिया हो जाएगा। या फिर अगर जिस इंसान को मान लीजिए निमोनिया है, उसका गिलास अगर आप इस्तेमाल कर लिए, जो जिस बर्तन में वो खाना खाता है, तब भी आपको निमोनिया हो जाएगा। दूसरी बात कि ये सब तो खैर खत्म हो गया निमोनिया। अब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला 2-3 बीमारी और है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ, जैसे मान लो डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया। इन सब का बस एनसीईआरटी जो है नाम लिख के छोड़ दिया है बेटा, इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आपका, विषाणु संक्रमण रोग। विषाणु का मतलब क्या है भाई, विषाणु का मतलब क्या है, विषाणु का मतलब होता है वायरस। अब ये नहीं कहना कि वायरस तो ना पता नहीं है भैया,
है ना। कोविड-19 ऐसा झापट मारा है सबको कि सबको वायरस के बारे में पता चल गया है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विषाणु संक्रमण रोग मतलब क्या हुआ कि वायरस के द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला बीमारी है बेटा सामान्य जुकाम, सर्दी खांसी। सामान्य जुकाम मतलब सर्दी और खांसी। अरे भैया कभी ना कभी तो सर्दी खांसी हुआ ही ना होगा जी। है, कभी ना कभी तो सर्दी खांसी हुआ ही ना होगा तुम लोग को। तो सर्दी खांसी जो है ना, अगर तुमसे कोई पूछे जो सामान्य जुकाम होता है वो किसके वजह से होगा, तो सामान्य जुकाम किसकी वजह से होगा बताओ। तो देखो ये विषाणुओं के द्वारा होता है। क्या लिखा हुआ है, विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह, जैसे कि नासा विषाणुओं मतलब राइनो वायरस का है, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है, सामान्य जुकाम फैलाता है। मतलब देखो बहुत सारा ऐसा वायरस है, मतलब यहां पे ये कह रहा है कि बहुत सारा ऐसा वायरस है जो मनुष्य के अंदर जुकाम फैलाता है। उन सारे वायरस के ग्रुप को हम लोग राइनो वायरस या फिर नासा विषाणुओं का वायरस कहा जाता है ना। आगे देखो, ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। याद रखिएगा, ये नाक और इसका जो मतलब सांस लेने वाला जो एरिया है, मतलब नाक से लेकर के लंग्स तक का जो पाइप है उसको संक्रमित करता है, उसके ऊपर प्रभावित है, लेकिन बेटा हमारा लंग्स इससे प्रभावित नहीं होता। याद रखिएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि ये नाक मतलब अगर तुमसे कोई पूछे सामान्य जुकाम जो है क्या उसके वजह से हमारे लंग्स पे फर्क पड़ता है, नहीं। हमारे लंग्स पे उसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे लंग्स पे कोई भी फर्क उसकी वजह से नहीं पड़ता। पढ़िए, यह नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, मतलब कि नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है लेकिन बेटा फेफड़ों को नहीं करता। सामान्य जुकाम यानी कि प्रतिस्याय के अभिलक्षण है नासिकीय संकुलता, मतलब कि नेजल कंजक्शन, नहीं कहता नाक जम गया है ना, नाक में मतलब कि इतना फ्लूइड भर गया कि नाक जम गया, सांस नहीं ले पा रहे हैं। और अस्त्र मतलब नाक से वही फ्लूइड निकलना, कंठ में दाह होना, स्वरक्षता अर्थात फटी आवाज, थकावट आदि, मतलब फटा हुआ आवाज होगा यहां पर। अरे भाई जब सर्दी होता है थोड़ा तो थोड़ा आवाज सही से निकल पाता है नहीं, घर 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 करता है, घर 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 घर, तो घर 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 ये इसी में होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या भाई, यह प्राय अच्छी एक बात होता है, ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तुमने नोटिस भी किया होगा, यह जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं, संक्रमित व्यक्ति की से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जा किताबों प्यालों दरवाजों की मुंठों कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी इंसान को सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, तो अब जो मान लो वो किताब यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, जो भी चीज यूज कर रहा है, अगर उसके ऊपर खांसते वक्त उसका अगर फ्लूइड उस पर डिस्चार्ज हो जाए तो जब कोई स्वस्थ व्यक्ति भी उसको छुएगा ना तो उसको आपका सामान्य जुकाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अगला टॉपिक है बेटा एड्स। अगला टॉपिक क्या है, एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एड्स के बारे में जानते हैं, तो फटाफट से पढ़ेंगे बेटा, है ना। क्या लिखा हुआ है, एड्स एक वायरल रोग है। वाह, ये हमको पता ही नहीं था। मतलब क्या हुआ, एड्स आपका विषाणु के द्वारा होता है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। यह रोग एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। मतलब क्या हुआ, यहां पर यह लिखा हुआ है कि एड्स जो है वो एक तरह का विषाणु रोग है। मतलब क्या हुआ कि विषाणु के द्वारा एड्स होता है, यह मानव का जो इम्यून सिस्टम होता है ना बेटा उसको कमजोर कर देगा। आपको पता है ना कि अगर कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में आता है और हमको बीमार करने की कोशिश करता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही हमको उस बीमारी से बचाता है। अगर वही कमजोर हो जाएगा तो जितना भी बीमारी है वो हमको एक साथ नहीं हो जाएगा। नहीं समझे, अरे भाई हम कह रहे हैं कि कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया जो हमारे आसपास होता है, आपको पता है कि बैक्टीरिया हमारे आसपास तो भरा हुआ भाई, है ना, तो जो छोटा मोटा बैक्टीरिया है वो हमको बीमार क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है, होने नहीं देता। अगर वही कमजोर हो गया तो एड्स तो होगा ही, उसके अलावा जो भी बीमारी है सब एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बाकी बीमारी से हमको बचाएगा ही नहीं। अरे नहीं समझे, मतलब सिंपल ऐसा है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी चीज हमारे बॉडी में आता है और हमको बीमार करने की कोशिश करता है तो बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है और उस बीमारी को हमको होने नहीं देता। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा। अगर बेटा इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो एक बात बताइए, अगर इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो जाएगा तो क्या जितना भी बीमारी हमारे आसपास है सब हमको एक साथ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, वो लिखा हुआ है एड्स एक वायरल रोग है। मतलब क्या हुआ, एड्स विषाणु के द्वारा होता है जो मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। अगर आपको कोई पूछे कि एड्स किसके वजह से होगा तो आप याद रखिएगा एचआईवी वायरस की वजह से। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एचआईवी बच्चों 2 प्रकार का होता है, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। एचआईवी 1 सबसे अधिक पाया जाता है। अरे भाई ऐसे समझो कि एचआईवी आपका 2 प्रकार का, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। अगर आपसे कोई पूछे एचआईवी 1 और एचआईवी 2 में ज्यादातर कौन संक्रमण करेगा तो एचआईवी 1 है।
ठीक है। तो HIV-1 सबसे अधिक पाया जाता है, HIV-2 कम संक्रामक होता है और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाएगा, मतलब साउथ अफ्रीका में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। HIV किसे संक्रमित करता है? HIV मुख्य रूप से देखो हमारे बॉडी में दो सेल होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट और एक होता है आपका CD4 रिसेप्टर, है ना। तो इन दोनों को संक्रमण करता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अगर तुमसे कोई पूछे HIV किसे संक्रमित करता है तो आप याद रखिएगा HIV मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट यानी कि हेल्पर टी सेल या फिर CD4 को नष्ट करता है। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि HIV किसे संक्रमित करता है, मतलब ऐसे समझो अगर HIV विषाणु हमारे शरीर में चला गया तो किसको संक्रमण करेगा, तो याद रखिएगा HIV मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट, है ना, जिसको हम लोग या फिर टी सेल या फिर CD4 रिसेप्टर सेल भी कहते हैं, उसको नष्ट कर देगा। इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है ना। इससे क्या होगा, शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। संक्रमण के तरीके, मतलब HIV हमारे अंदर कैसे फैलेगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, मतलब क्या हुआ, अगर किसी इंसान को एड्स है और उसके साथ अगर कोई सेक्स कर ले तो उसको भी हो जाएगा। संक्रमित रक्त या फिर रक्त उत्पादकों का उपयोग, मतलब जैसे मान लो अगर किसी इंसान को एड्स है और उसका खून अगर मान लीजिए आपको गलती से चढ़ा दिया जाए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, संक्रमित सुई या फिर सिरिंज का प्रयोग, जाहिर सी बात है ना, अरे ब्लड तो वैसे चढ़ाओगे ना। संक्रमित मां से शिशु में, अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर कोई फीमेल गर्भ से है, मतलब कि मां मतलब कि प्रेग्नेंट है, तो अगर उस फीमेल को अगर एड्स हो गया बेटा तो उसके बच्चे के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि संक्रमित मां से शिशु में गर्भ अवस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान जाता है। ठीक है, तो समझ गए ये पूरा पेज। आगे चलते हैं। एड्स नहीं फैलता, अगर आपसे कोई पूछे एड्स किससे नहीं फैलता बेटा, अगर किसी इंसान को एड्स है, अगर आप उससे हाथ मिलाइएगा तो आपको एड्स नहीं होगा, है ना, ये सब बस मिथ है, आपको एड्स नहीं होगा। ठीक है, गले लगाने से, अगर किसी इंसान को एड्स है उससे आप गले लगिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ बैठने से, खाने या बात करने से, मच्छर या ये यहां तक समझ गए, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गले लगाने से नहीं फैलता है, साथ बैठने से या फिर खाने से या फिर बातचीत करने से भी नहीं फैलेगा। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मान लो ये कलवा है, ये कलवा है, कलवा को मान लो एड्स हो गया, कलवा को क्या हो गया, एड्स हो गया, और इधर मान लीजिए आपका पिंकी है, इधर क्या पिंकी है। एक बात बताइए, मान लीजिए कि अगर कोई मच्छर है वो कलवा को काटा और वही सेम मच्छर जब पिंकी को काटेगा तो क्या पिंकी को एड्स हो जाएगा? नहीं, इस केस में भी आपका एड्स नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है कि मच्छर या फिर कीट के काटने से भी आपका नहीं होगा। एड्स के लक्षण क्या है? लंबे समय तक बुखार, है ना। एड्स का लक्षण क्या है? लंबे समय तक बुखार, वजन में तेजी से कमी, लगातार दस्त, थकान और कमजोरी, अवसरवादी संक्रमण, मतलब मेरी बात सुनो, अब इसमें होगा क्या भाई, एक बात बताओ। जब भी कोई बीमारी होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे बचाता है हमको। जब हमारा इम्यून सिस्टम से थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम ही पगला कमजोर हो जाएगा तो जो भी बीमारी को मौका मिलेगा सब हमको बीमार करेगा। बहुत सिंपल है कि नहीं? वही लिखा हुआ है कि अवसरवादी संक्रमण जैसे कि टीबी, निमोनिया, ये सब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अवसरवादी संक्रमण का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। यह संक्रमण तब होते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है, जैसे उदाहरण टीबी, निमोनिया, फंगल संक्रमण या फिर कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एड्स का निदान, मतलब किसी इंसान को एड्स है वो कैसे पता करते हैं, मतलब कौन सा टेस्ट है उसका? 3 तकनीक है। अलाइजा, अच्छा मान लीजिए किसी व्यक्ति को अलाइजा टेस्ट हुआ और मान लीजिए वो पॉजिटिव हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो एड्स उसको है। अगर किसी इंसान को बाबू अगर एलाइजा हो जाए, एलाइजा टेस्ट किया जाए और वहां पर मान लीजिए एड्स पॉजिटिव आ जाए, तो उसको कंफर्म करने के लिए आपका एक और टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। ये क्या है? ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब क्या हुआ, अगर एलाइजा पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है, और जब वेस्टर्न ब्लोटिंग भी पॉजिटिव आ जाएगा तब जाके आप मान के चलिए कि उसको एड्स है। ठीक है, और एक और तकनीक होता है पीसीआर तकनीक। एड्स का उपचार क्या है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो वो कैसे बचेगा? एड्स का पूर्ण इलाज नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा इलाज नहीं है एड्स का जो आपको आपका जान बचा सके, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इलाज बेटा ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाए तो उसको बचा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ और वो 3 महीने तक जीने वाला था, तो कुछ दवाई को खाकर के वो 5 महीना जिएगा, लेकिन मरना उसका निश्चित है ना। वही लिखा हुआ कि एड्स का पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन 8 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से रोगी का जीवन लंबा या फिर बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एड्स की रोकथाम, मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स नहीं है तो वो उस चीज से कैसे बच सकता है ना। मान लो कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स नहीं हो, इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, तो सुनिएगा ध्यान से। सुरक्षित यौन संबंध, है ना, मतलब कॉन्डम
यूज करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। केवल जांच हुआ रक्त प्रयोग करें। जैसे मान लो अगर किसी इंसान को ब्लड का जरूरत पड़ गया, तो अगर दूसरा जो डोनर है जो उसको ब्लड देगा, उसका पहले ब्लड का परीक्षण होना चाहिए कि एड्स उसको है कि नहीं है। क्या पता चला उसको एड्स हो, है ना, उसको भी हमको भी हो जाएगा फिर, है ना। आगे देखो, डिस्पोजेबल या फिर स्टेरलाइज सुई का उपयोग। देखो पहले पता क्या था, पहले शीशे वाला इंजेक्शन होता था। अब तुम देखोगे जब आपने इंजेक्शन लिया होगा तो अब जो सिरिंज है वो आपका प्लास्टिक वाला है, लेकिन पहले शीशे वाला था। उसी को साफ करके डॉक्टर जो लगातार देते थे। उस समय में एड्स बहुत तेजी से फैलता था, क्योंकि भाई तब जाकर गवर्नमेंट ने उसका निदान निकाला और अब उसको डिस्पोजेबल, मतलब एक बार एक व्यक्ति पर यूज होगा और उसको फेंक दिया जाएगा। ठीक है, चलो, डिस्पोजेबल या फिर स्टेरलाइज्ड सुई का उपयोग। स्टेरलाइज मतलब कि साफ सुथरा। एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला को सही इलाज। अगर किसी कोई मान लो एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला है, उसका सही से इलाज करना। अब सामाजिक जागरूकता। अब होता क्या हमारे समाज में, किसी इंसान को एड्स हो जाए तो उसको अलग ही नजर से देखता है ससुरा सब, है ना, इस तरह पगला हो गया जैसे लगता है। तो क्या जागरूकता, एड्स रोगियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही सही जानकारी और शिक्षा एड्स को रोक सकता है ना। चलिए आगे देखो क्या, नोट, 10 रुपए का नोट, ठीक है। चलिए बच्चों, ये एनसीईआरटी वो लाइन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो, मतलब कि ये देखो ऐसा कुछ, अरे भाई साहब, रेट्रोवायरस मतलब ऐसे वायरस का ग्रुप जिसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा वो आपका जेनेटिक, बेटा ओ सॉरी तुम लोग हिंदी मीडियम के हो ना, छोली छोली छोली, अनुवांशिक पदार्थ जो बेटा, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ वो आपका आरएनए होना चाहिए बेटा, है ना। ऐसा वायरस जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, वो वायरस आपका क्या है, रेट्रोवायरस है, समझे। हाँ, यह वायरस रेट्रोवायरस ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से कार्य करता है। अगर मान लो बात करें रेट्रोवायरस की, तो किस तरीके से काम करेगा, तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी मदद से एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे क्या भाई, अब आगे हम लोग अमीबियोसिस, यानी कि अमीबियोसिस मतलब होता है, अमीबियोसिस एक बीमारी है, हाँ, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा अमीबियोसिस जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है ये बीमारी, है ना। एड्स तो वायरस की वजह से हुआ था ना, इससे पहले जो भी था, इससे पहले ये सब आपका वायरस का था ये सब। अब यहां आगे क्या है, यहां इससे आगे क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले अमीबियासिस होता क्या है बेटा, अमीबियासिस को अंग्रेजी में अमीबियासिस डिसेंट्री भी कहते हैं और अमीबियासिस भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते फटाफट से, क्या है परिभाषा। अमीबियासिस एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, अमीबोसिस जो है बेटा ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसे अमीबिक पेसिच या फिर अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ऊपर बता दी है बच्चों, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। हाँ देखो यहां पर, मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो आपका अमीबियासिस है ये किससे होने वाला रोग है भैया, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अब प्रोटोजोआ का नाम क्या है जिससे अमीबियासिस होता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे बेटा, यहां पर आपका क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ का नाम है बेटा, नाम है नाम, नेम ऑफ प्रोटोजोआ, नेम ऑफ प्रोटोजोआ, नेम ऑफ प्रोटोजोआ, मतलब ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण अमीबोसिस होता है। सर आप इंग्लैंड से है क्या, हाँ बेटा, देखो इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका अमीबियासिस है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है बेटा, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आगे देखो क्या है, रोग कारक, मतलब कि कैसे फैलता भैया, तो आपको अभी जस्ट बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से फैलता है। तो बेटा अगर ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे शरीर में जाएगा तो किसको नुकसान पहुंचाएगा रे बाबा, तो याद रखिएगा ये मानव की बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है बेटा, है समझ में आया। मतलब क्या हुआ, अमीबियासिस जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और ये बीमारी आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है बेटा। और अगर आपसे कोई पूछे ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये कहां पर बमबारी करता है, तो आप बच्चे याद रखेंगे कौन सा जगह, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। संक्रमण का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, भैया गजब। आइए आइए आइए, देखो भाई साहब आज हम कोई भी फ्लो डायग्राम नहीं बना पाएंगे, बट मैं मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संक्रमण का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो क्या है।
दूषित भोजन और पानी के माध्यम से ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये जो आपका अमीबियासिस है ये किसी भी व्यक्ति में, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो किसी व्यक्ति में कैसे जाएगा? सिंपल, दूषित भोजन या फिर पानी से। संक्रमित व्यक्ति के सिस्ट के सेवन से गंदे हाथ, मक्खियां और अस्वच्छ वातावरण द्वारा ये आपका फैलता है। वाहक कौन है? मतलब क्या हुआ, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे बॉडी में कौन लेके आता है? तो भैया मक्खियां। कौन? मक्खियां, मतलब हाउस फ्लाई, रोग फैलाने में सहायक होती है। मतलब कि मक्खी मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी सिस्ट पर बैठा, वहां से उड़ के आया और हमारे पर बैठ गया, ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अमीबा के रूप, यहां पर आपका दो तरह का अमीबा होता है, एक तो ट्रोफोजोइट, एक होता है ट्रोफोजोइट। ये सक्रिय अवस्था है ना, आंत की दीवार को नुकसान पहुंचाता है ये। अगर आपसे कोई पूछे ट्रोफोजोइट क्या करता है, तो ये आंत की दीवार को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अगर सिस्ट की बात करें, निष्क्रिय अवस्था यानी कि संक्रमण फैलाने वाला रूप। लक्षण की बात करें, पेट में दर्द होगा, दस्त होगा भैया, है ना, अक्सर खून और म्यूकस के साथ आपका जो है मतलब कि बाथरूम होगा, कब्ज और दस्त का क्रम, वजन का कम होना और कमजोरी, ये सब क्या है आपका लक्षण अमीबियोसिस का। चलिए आगे देखिए क्या रोग की प्रक्रिया यानी कि पैथोजेनेसिस। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बड़ी आंत की दीवार को नष्ट करता है, इससे घाव यानी कि अल्सर बन जाते हैं जिससे खून निकलता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो रोग का अगर तुमसे कोई पूछे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कैसे काम करेगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो बड़ी आंत में दीवार को, मतलब कि बड़ी आंत का जो दीवार है उसको नष्ट कर देता है और वहां पर अल्सर यानी कि घाव बना देगा जिसकी वजह से खून आएगा। क्या आएगा? खून आएगा। आगे देखो, इसका निदान क्या? डायग्नोसिस, मल स्टूल की जांच में सिस्ट या फिर ट्रोफोजोइट का पहचान, माइक्रोस्कोपिक सॉरी, मेरा हिंदी भी बहुत कमजोर है भैया, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, है ना। चलो आगे क्या भाई, रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन क्या है, मतलब कैसे बचेंगे? साफ और उबला हुआ पानी पीना, भोजन को ढककर रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, मक्खियों पर नियंत्रण करना। उपचार क्या है? एंटी प्रोटोजोआ दवाइयां लो डॉक्टर के सलाह से और तरल पदार्थों का सेवन करो। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिए। नोट, अमीबोसिस यानी कि प्रोटोजोअन डिजीज जो है, इसका संक्रमण सिस्ट के द्वारा होता है। यह रोग अधिकतर गंदे और अस्वच्छ क्षेत्रों में पाया जाता है, पढ़ा चुके हैं। आगे देखो, अगला बीमारी क्या? मलेरिया। कौन सा रिया? मलेरिया। अरे सर रिया, रिया तो हमारी बाबू का ना, मलेरिया। आइए बेटा, मलेरिया पढ़ते हैं हम लोग। देखो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक परजीवी जनित संक्रामक रोग है भैया। क्या है? मलेरिया जो है आपका एक परजीवी जनित रोग है भैया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। मतलब क्या हुआ, मलेरिया भी जो है आपका बेटा वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। कौन सा डियम? प्लाज्मोडियम। मतलब क्या हुआ कि मलेरिया एक परजीवी जनित संक्रामक रोग है बेटा। संक्रामक रोग मतलब समझ रहे हो ना, एक लौंडा से दूसरा लौंडा में पहुंच जाएगा भैया, समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। रोग कारक, मलेरिया के प्रमुख परजीवी, मलेरिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है उसके अंदर कई तरह के मलेरिया आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। मतलब क्या है? मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कहा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं बेटा जो मलेरिया करता है। उसमें पहला क्या है आपका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे खतरनाक आपका कौन सा है भैया? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। सबसे खतरनाक कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट, वाहक, मलेरिया के अंदर जो ये आपका प्लाज्मोडियम कौन लेके जाएगा? तो बच्चों याद रखिएगा, जो महिला मच्छर होती है, फीमेल एनोफ्लीज, उसके द्वारा पहुंचता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। अब पुरुष नहीं, आपको पता है पुरुष मच्छर काटता नहीं है, हम लोग को तो काटता वो महिला मच्छर होती है। सर ये तो हमेशा से देखा गया है कि महिला लोग ही नहीं, वो सब नहीं सोचना भैया, समझ लो ना। बस इतना याद रखो कि भैया ऐसा है, अगर तुमसे कोई पूछे वाहक कौन है, अगर तुमसे कोई पूछे कि वाहक कौन है, तो बच्चों याद रखिएगा कि आपका कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है और रोग फैलाती है। ठीक है, वाह, इस लाइन को कोई सीरियस नहीं लेगा भैया। केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है और रोग फैलाती है। ठीक है, चलिए संक्रमण का तरीका। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मच्छर के लार के साथ
स्पोरोजोइट मानव के शरीर में प्रवेश करता है? जीवन चक्र, लाइफ साइकिल संक्षेप में, मानव में स्पोरोजोइट्स यकृत कोशिकाओं के अंदर जाता है और उसको वहां पर मेरोजोइट बनता है। ठीक है, मतलब देखो स्पोरोजोइट जो है, स्पोरोजोइट मनुष्य के अंदर यकृत कोशिका में जाता है और स्पोरोजोइट आपका कन्वर्ट होगा मेरोजोइट्स के अंदर। अब ये जो मेरोजोइट्स है ये आरबीसी के अंदर घुसता है और उसको बार बार तोड़ता है, इतना तोड़ता है कि मर जाता है भैया। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीवन चक्र की बात करें संक्षेप में तो बेटा याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में कौन सा मतलब की स्थिति इंटर करता है तो आप बच्चे याद रखेंगे कौन सा है? स्पोरोजोइट है। कौन सा है? स्पोरोजोइट है। और ये जो स्पोरोजोइट है ये सबसे पहले हमारे यकृत की कोशिका में जाता है, लीवर के अंदर जाता है। यकृत समझता है तुम लोग? अरे लीवर को कहते हैं भैया, है ना? तो स्पोरोजोइट जो है ये यकृत कोशिकाएं है और स्पोरोजोइट जो है आपका यकृत कोशिका के अंदर जाकर के मेरोजोइट में कन्वर्ट होगा और फिर मेरोजोइट आपका कहां जाएगा? आरबीसी के अंदर, और आरबीसी को बार बार तोड़ता है। मच्छर में गेमीट युग्मन, उकनोइट, ये सब सिलेबस में क्यों दे दिया भाई? आगे चलो। सिम्टम, लक्षण क्या है इसका? तेज बुखार आना अंतराल पर, मतलब कि अंतराल मतलब समझ लो रुक रुक के बुखार आना। बुखार आया 5 दिन नहीं है, फिर बुखार आ गया, फिर बुखार आ गया, तो रुक रुक कर बुखार आना क्या है बेटा? ये आपका कहीं ना कहीं लक्षण है। ठंड लगना और पसीना आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, कमजोरी होना, एनीमिया हो जाना। एनीमिया समझते हो क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाए बेटा, इसको एनीमिया कह के पुकारते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपोरम जो है सबसे घातक मलेरिया हो सकता है। यहां से ये लाइन याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? रोग का कारण क्या है भैया? रोग का कारण आरबीसी के टूटने से हेमो एंजाइम, अच्छा हेमोज्वाइन होता है बेटा। हेमोज्वाइन नामक विषैला पदार्थ निकलता है। मतलब समझे? मतलब ये हुआ, मतलब गुरुजी जब आरबीसी टूटेगा, जब आरबीसी का ब्रेकअप होगा, जब आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी के अंदर से बेटा एक केमिकल निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोज्वाइन कहते हैं, जो विषैला पदार्थ होता है। कौन सा सैला पदार्थ होता है भैया? विषैला पदार्थ होता है। समझे? मतलब क्या हुआ कि जब मेरोजोइट आरबीसी को तोड़ देगा, आरबीसी से ब्रेकअप कर लेगा, आरबीसी को बराबर 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 तोड़ेगा, तो बेटा आरबीसी के टूटने की वजह से वहां पर एक जो विषाणु है, मतलब एक जो मतलब जहरीला पदार्थ है वो निकलता है, विषैला पदार्थ निकलता है बेटा। उसका नाम क्या है? हेमोज्वाइन। यही पदार्थ बुखार और ठंड का कारण बनता है। ठीक है, आगे देखो। रोकथाम क्या है इसका? प्रिवेंशन, मच्छरों को नष्ट करना, पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का प्रयोग करना, कीटनाशकों का छिड़काव, जैविक नियंत्रण, ये सब है ना। तो ये सब क्या? प्रिवेंशन है इसका। चलिए आगे क्या भैया? उपचार यानी कि ट्रीटमेंट। क्लोरोक्वीन सामान्य मलेरिया है ना, क्लोरोक्वीन क्या सामान्य मलेरिया है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या के लिए विशेष दवाएं आती है, समय पर उपचार आवश्यक है। निष्कर्ष, मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है जो मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है और लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, मतलब आरबीसी को नष्ट कर देगा बेटा, आरबीसी को नष्ट कर देगा। आगे क्या भैया? चलिए आगे क्या है? अब क्या है? गोल कृमि संक्रमण रोग। प्रोटोजोआ खत्म, अगला क्या है? गोल कृमि संक्रमक रोग। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्केरियासिस क्या होता है। एस्केरियासिस एक कृमि जनित यानी कि हेलमेंटिक रोग है। अगर तुमसे कोई पूछे कि एस्केरियासिस जो है ये कैसा रोग है, तो बात बच्चों याद रखिएगा, ये आपका कैसा है? कृमि जनित रोग है। कृमि जनित मतलब हेलमेंथिक है ना, यह परजीवी रोग है। ठीक है, यह आपका परजीवी रोग है। ठीक, रोगजनक द कॉजिटिव एजेंट, कौन ऐसा आपका कृमि है जो एस्केरेसिस करता है इंसानों के अंदर? तो बच्चों याद रखिएगा उसका नाम होता है आपका एस्केरेसिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। क्या नाम है? एस्केरेसिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। यह एक गोल कृमि यानी कि राउंड वॉर्म नेमाटोड है। समझ में आया? मतलब अगर आपसे कोई पूछे एस्केरियासिस समझते हो? एस्केरियासिस अरे दाग, दिनाय, खुजली, ये सब। ठीक है, एस्केरियासिस जो है ये एस्केरियासिस एक कृमि जनित यानी कि हेलमेंटिक रोग है, यह परजीवी रोग है। ठीक है, रोगजनक क्या है इसका नाम याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे एस्केरियासिस किसके कारण होता है बेटा, तो याद रखेंगे बेटा आप कारण के बारे में। तो कौन सा कारण है? एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइट्स की वजह से। चलिए आगे क्या है? संक्रमण का माध्यम वही दूषित भोजन एवं पानी के सेवन से, बिना धुले फल सब्जी खाने से, खुले में स्वच्छ या फिर फैले अंडे शरीर में प्रवेश करने से, या कृमि मानव की छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये जो आपका हेलमेंथिक है ये मनुष्य में कहां पर पाया जाएगा, तो आप बच्चे याद रखिएगा बेटा कि ये आपका कहां पर पाया जाएगा? ये आपका पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर लक्षण की बात करें, पेट दर्द, दस्त या फिर उल्टी, वजन का कम होना, एनीमिया, कुपोषण। ठीक है, खांसी, लार्वा का फेफड़ों में जाने पर, बच्चों में शारीरिक विकास का रुक जाना, ये सब क्या है? ये सब एस्केरेसिस का आपका ये है। ठीक है, अगला क्या है? एलिफेंटियासिस क्या होता है? ओ सॉरी, बैग खुली तो आगे उल्टा पलटा पढ़ दिया। ठीक है, एलिफेंटियासिस क्या है?
एलिफेंटियासिस एक कृमि जनित यानी कि हेलमिंथिक परजीवी रोग है। इसे फ्लोरियासिस भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एलिफेंटियासिस जो है बेटा वो आपका एक तरह का कृमि जनित रोग है। मतलब क्या हुआ, कृमि से होने वाली बीमारी है। और ये जो है आपका, इसको हम लोग फ्लोरियासिस भी कहते हैं। इसका रोग जनक क्या है ना, तो याद रखिएगा दो होता है, अपने एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ है, हुहेरिया ब्रोंकोफ्टी। और आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, यही पूछेगा। एक तो तुम्हारा बर्गिया मलाई होता है, ये मत याद करो, कोई बात नहीं। ये फ्लोरियल क्रीमी है। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे एलिफेंटियासिस यानी कि फ्लोरियासिस क्या होता है, तो एलिफेंटियासिस एक क्रीमी जनित यानी कि हेलमिंथिक परजीवी है। इसे फ्लोरियासिस भी कहते हैं। रोग जनक क्या है, कॉन्स्टिपेशन, हुहेरिया ब्रोंकोफ्टी ये होता है। और ब्रोगिया मैलाई से भी होता है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आगे क्या भैया, आगे क्या है, ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ चलिए बेटा आगे देखिए क्या है? आगे क्या है, संक्रमण का माध्यम। संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने पर लार्वा माइक्रोफिलेरिया मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। लक्षण, पैरों में अत्यधिक सूजन, मतलब कि बहुत ज्यादा होता क्या ना मालूम है, जैसे मान लो यहां पे दिखाते तुमको डायग्राम, ये देखो ऐसा होता है, ये एलिफेंटियासिस है। इसमें क्या होता है, पैर में बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ देखो, पैरों में अत्यधिक सूजन, हाथ हाथ अंडकोश यानी कि स्क्रोटम या फिर स्तनों का असामान्य रूप से बड़ा हो जाना, त्वचा मोटी और कठोर हो जाना, बुखार होना और कमजोरी, ये सब क्या लक्षण किसका, एलिफेंटियासिस का। चलिए आगे क्या बेटा, अगला क्या है, कवक कवक संक्रामक रोग। ठीक है, क्या भाई ये रिंगवॉर्म, सबसे पहले ये रिंगवॉर्म, ये आपका दिनाय खुजली ये सब है। रिंगवॉर्म एक कवक जनित फंगल संक्रामक रोग है या त्वचा रोग है, मतलब कि त्वचा के ऊपर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिंगवॉर्म है, ये रिंगवॉर्म बेटा आपका, इसको हम लोग टाइनिया भी कहते हैं। रिंगवॉर्म एक कवक जनित यानी कि फंगल संक्रामक रोग है, यह त्वचा रोग है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे ये जो आपका रोग जनक है, इस मतलब कि ये जो आपका रिंगवॉर्म है ये किसके किसके कारण होगा, तो बच्चों इसके लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे, हिंदी में भी यही नाम होता है भाई, हिंदी में भी यही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिंगवॉर्म जो है वो किसके द्वारा होता है, तो बच्चों ये कवक जनित रोग है, मतलब कि फंगस के द्वारा होता है और ये त्वचा के ऊपर होने वाली बीमारी है। और बेटा अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन कौन सा कॉजिंग एजेंट है, मतलब किसके किसके वजह से आपका जो है ये रोग होता है, तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों जो है, ये तीनों फंजाई एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है बेटा रिंगवॉर्म के लिए। आगे क्या है, आगे वही सेम संक्रमण का माध्यम, संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क से, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए रिंगवॉर्म है, आप उसके सीधे संपर्क में आए, आपको भी हो जाएगा भैया, है ना, वही लिखा हुआ देखो। आगे संक्रमित कपड़े, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि रिंगवॉर्म है, अगर आप उसका कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, कंघी इस्तेमाल करते हैं, तो संक्रमित जानवरों से नमी और गंदगी वाले स्थानों पर अधिक फैलता है कौन, रिंगवॉर्म। लक्षण क्या है इसका, त्वचा पर वृत्ताकार मतलब कि रिंग शेप का लाल लाल हो जाना, खुजली होना, त्वचा का छिलना, नाखून मोटे और भंगूर हो जाना, सिर पर बाल झरना, स्कैल्प इंफेक्शन बोलते हैं उसको, सिर पर बाल झरना, ये भी क्या है बेटा, ये भी कहीं ना कहीं रिंगवॉर्म का क्या है, एक तरीके का वो है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे एक बहुत बड़े टॉपिक पर, उसका नाम है कैंसर, है ना। लगभग हम लोग 70% चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं, 30% बचा हुआ है, आधा से 45 मिनट लगेगा। देखो कैंसर बहुत अच्छे से पढ़ना, कैंसर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंसर क्या है, कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक है। मतलब क्या हुआ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखो अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक है। मतलब क्या हुआ, मानव में जितनी भयंकर बीमारियां होती है ना, उसमें से एक कैंसर भी है। कैंसर बहुत भयंकर बीमारी है। ठीक है, यह कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर है। मतलब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए किसी का हाथ है, ठीक है, इस हाथ में बहुत सारा सेल है, बहुत सारा सेल, इस तरीके से बहुत सारा सेल है, बहुत सारा कोशिका है। मान लीजिए इस व्यक्ति का हाथ कट गया, मान लीजिए इस व्यक्ति का यहां पर हाथ कट गया, तो अब होगा क्या, नॉर्मली क्या होता है कि इसके आसपास का जो कोशिका है वो विभाजित करके इसको पूरा कर देता है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि ये विभाजन रुके ही नहीं और लगातार अगर विभाजन होता ही रहे, तो बच्चों यही क्या है, यही आपका कैंसर है। समझ आया, तो कैंसर समझ में आया, ये कैंसर मानव के अंदर होने वाला एक बहुत ही भयंकर रोग है। कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही कैंसर है। आगे क्या भाई, कैंसर
पढ़ो फटाफट से। कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती है। मतलब क्या हुआ, जहां जहां पर कैंसर होगा ना, वो अपने आसपास के जो भी ऊतक होगा उसको नष्ट कर देगा। ये कोशिकाएं अपने असामान्य वृद्धि कारक धीरे धीरे गांठों के रूप में धारण कर लेती है, जिसे हम लोग कारण अबुर्ध या फिर नियोप्लाज्म यानी कि ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब समझो, मतलब होता क्या है, देखो सबसे पहले आराम से पढ़ो। कैंसर मानव के अंदर होने वाला एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। अगर कोशिका के अंदर असामान्य, मतलब जैसे सामान्य रूप से विभाजन होता है ना, अगर सामान्य रूप से विभाजन ना होकर के अगर असामान्य रूप से विभाजन होगा तो बेटा इसी के वजह से कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर जो है, जहां पर भी कैंसर होगा वो अपने आसपास के सभी ऊतक को, सभी कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देता है। और यह कोशिका जो असमान वृद्धि करता है ना, जो मतलब कि अजीब तरीके से वृद्धि करता है, तो एक गांठ के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मतलब क्या हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बेटा याद रखिएगा, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी कहेंगे। आगे क्या है, सामान्य कोशिका में एक निश्चित कोशिका विभाजन करने के लिए स्पर्श संदमन की क्षमता होती है। मतलब मेरी बात सुनो, हर कोशिका के पास विभाजन करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर वो क्षमता असमान हो जाए, है ना, जितना विभाजन करना चाहिए उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अगर वो करने लगे, तो उसके वजह से जो बीमारी होता है बेटा, उसको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। कैंसर होता बड़ी खतरनाक बीमारी है। कैंसर जो है वो होता बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, देखो तो लिखा कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। सामान्य कोशिका में एक निश्चित कोशिका विभाजन करने के लिए स्पर्श संदमन की क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखो। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया मुख्य रूप से दो जीन, जिन्हें ऑन्कोजीन तथा ट्यूमर सप्रेशन जीन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, यहां से इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका का विभाजन होता है वो हमारे शरीर में दो जीन होता है जो करता है उसको। ठीक है, एक तो है बेटा आपका ऑन्कोजीन और एक है आपका ट्यूमर सप्रेसिव जीन। उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर यदि किसी कारणवश इन दोनों जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो कोशिकाएं अनियमित वृद्धि कर प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, इस पूरे पेज पर क्या क्या लिखा हुआ एक बार में समझो, सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कैंसर का जो अध्ययन है बेटा वो आपका ऑन्कोलॉजी कहलाएगा। पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है कि कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि हर कोशिका के पास हमारे शरीर में एक नियमित रूप से विभाजन करने की क्षमता होती है, लेकिन अगर वो नियमित रूप से विभाजन न करके किसी कारणवश अनियमित रूप से विभाजन करेगा बेटा, तो ये कैंसर को लीड करता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे करेगा। मेरी बात सुनो, आपको एक चीज हम बता रहे हैं कि बच्चों कोशिका का जो विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन हमारे शरीर में जो कोशिका का विभाजन होगा वो दो जीन के द्वारा बच्चों कंट्रोल होता है। एक तो होता है आपका ऑन्कोजीन और एक होता है आपका ट्यूमर सप्रेसिव जीन। अगर किसी भी कारणवश ये दोनों जीन अगर असमान हो जाए, अगर इन दोनों के अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन होगा, तो कोशिका का जो विभाजन है वो अनियमित रूप से होने लगेगा, उसकी वृद्धि आपकी अनियमित रूप से होने लगेगी, और बच्चों इसी से हमारा क्या होगा भैया, आपका कैंसर हो जाएगा। आगे क्या है, ट्यूमर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सुदम या फिर दुर्दम, है ना, सुदम या फिर दुर्दम। मतलब ये जो ट्यूमर बनता है ना, ये ट्यूमर बच्चों दो तरह का होता है। अरे भाई नियोप्लाज्म, देखो बेसिकली समझो कि लगातार डिवीजन हुआ, लगातार विभाजन हुआ, हम लोग रोक नहीं पाए, तो लगातार विभाजन के होने के वजह से बेटा सबसे पहले क्या बना, ट्यूमर बना। अब ये ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है सुदम और दूसरा होता है आपका दुर्दम। अगर सुदम की बात करें, सुदम ट्यूमर को हम लोग बिगिनिंग ट्यूमर भी कहते हैं अंग्रेजी में, अपने उत्पत्ति की स्थान पर ही सीमित रहते हैं। मतलब देखो, जहां पर आपका बिगिनिंग ट्यूमर बनेगा उसी के आसपास बीमारी करेगा तथा शरीर के दूसरे भागों पर नहीं फैलता। लेकिन ससुरा ये जो दुर्दम है ना, तो बहुत खतरनाक आदमी है भैया, ये अपने आसपास तो करता ही है, साथ साथ पूरे शरीर में फैल जाता है, समझे। अरे भैया दोबारा सुनिए, ट्यूमर जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सुदम और दूसरा होता है आपका दुर्दम। सुदम ट्यूमर जो है, जिसको हम लोग बेगनिन ट्यूमर भी कहते हैं, ये अपने उत्पत्ति की स्थान पर ही सीमित रहता है तथा शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता। लेकिन दुर्दम जो है ये कलवा टाइप आदमी है। दुर्दम ट्यूमर जो है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, अपने उत्पत्ति स्थान से रुधिर के द्वारा, मतलब कि रक्त के द्वारा, खून के द्वारा विभिन्न शरीर के भागों पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और यह अत्यंत खतरनाक स्थिति होता है जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है बेटा। मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सिंपल है कि ट्यूमर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सुदम, एक होता है दुर्दम। अगर सुदम की बात करें तो ये बेटा जहां पर ये ट्यूमर होगा उसी के आसपास चीजों को खराब करेगा, लेकिन दुर्दम जो है ये रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है और बहुत ही खतरनाक रूप से
बीमारी करता है। और बेटा इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस कह के पुकारते हैं। ये बात याद रखिएगा, आपके प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। आगे देखिए, कैंसर के कारणों की पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। मतलब क्या है कि कैंसर का जो भी कारण हो उसको पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। कैंसर विकसित करने के अनेक कारण होते हैं। यह कारक भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, विकिरण और जैविक भी हो सकता है। यह कारक कार्सिजेनिक कारक या फिर कार्सिनोजन कहलाता है। मतलब मेरी बात सुनो, इसमें यह लिखा हुआ है कि कैंसर का जो भी कारण है, कैंसर का जो भी कारण है उसको हम मतलब कि बेसिकली क्या है कि कैंसर का जो भी कारण है उसको पूरी तरीके से हम नहीं समझ सकते, है ना। कैंसर का जो भी कारण है उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। कैंसर का कारण जो है आपका भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, विकिरण भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। ये कारक जो भी मतलब अब चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे विकिरण हो, जो भी कारक आपका होगा मतलब जिसके वजह से भी कैंसर होगा बेटा, उसको कार्सिनोजेनिक या फिर हम उसको कार्सिनोजेंस कह के पुकारते हैं बेटा। और ये निम्नलिखित कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले भौतिक कारक समझते हैं क्या होता है। इसके अंतर्गत धूम्रपान, सुट्टा, तंबाकू खैनी, चबाना, शरीर के किसी भाग को लगातार उत्तेजित करना, जैसे कि बहुत ही कसे हुए कपड़े पहनना। हाँ भैया, अगर तुम बहुत टाइट जींस पहनते हो तो भी कैंसर हो सकता है, समझे। हाँ, या कंगारी का उपयोग करना अथवा त्वचा पर सूर्य का अत्यधिक प्रकाश पड़ना हो सकता है। अच्छा, कंगारी क्या होता है? रसिया में और कश्मीर में सब में बहुत ठंडा होता है बेटा, तो उसमें क्या होता है, एक मशीन होता है जिसको लोग चेस्ट वाले एरिया पर लटकाते हैं ताकि उससे हीट जो है पूरे शरीर में हो। लेकिन वहां पर क्या होता है, जहां पर इसको लटकाते हैं ना उस एरिया में काला हो जाता है, वहां पर कैंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या, रासायनिक कारक क्या है, जैसे कोयले का धुआं, कोयले को जलाने से निकलने वाली गैस, बंजेपीएन, धूम्रपान से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, केडियम ऑक्साइड, मास्टर्ड गैस, निकल कर, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब कुछ केमिकल्स का नाम है जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये सब रासायनिक कारक है किसका, कैंसर का। आगे क्या है, विभिन्न प्रकार की किरणें, जैसे एक्सरे हो गया, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, है ना, बीटा किरण, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें, परागदैनिक किरणें मतलब कि यूवी रेज, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण आदि भी कैंसर का कारण हो सकता है। मतलब क्या हुआ, अलग अलग प्रकार का जो किरण होता है, रेज होता है, उसके वजह से भी कैंसर होगा। जैसे कि मान लो एक्स किरण हो गया, अल्फा किरण हो गया, है ना, बीटा किरण हो गया, गामा किरण हो गया, कॉस्मिक किरण हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण हो गया, आदि भी कैंसर का क्या है, कारण है। आगे क्या है, जैविक कारक, अर्थात कुछ विषाणु भी कुछ विषाणु भी कैंसर कर सकते हैं, इन्हें ऑन्को वायरस कहते हैं। मतलब क्या है, कुछ विषाणु मतलब कुछ वायरस की वजह से भी कैंसर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसा वायरस जिसकी वजह से कैंसर होगा उसको ऑन्को वायरस कहा जाता है। अब ये बायोप्सी क्या होता है, जिस उत्तक में कैंसर की संदेह है उसका एक भाग काटकर उसके जांच करना क्या है, बायोप्सी है। मतलब क्या हुआ, मान लो अगर तुमको संदेह है कि इस किसी मतलब शरीर के किसी उत्तक में, मान लीजिए आपको शक है कि आपके शरीर के किसी उत्तक के अंदर जो है आपका कैंसर है, तो उसको वहां से काट करके उसके ऊपर जांच करना कि उसके अंदर कैंसर है कि नहीं है, ये आपका बायोप्सी कहलाता है। दूसरा, रुधिर का परीक्षण करना, ये सब टेस्ट है बेसिकली, ये सब टेस्ट है किसका, ये सब आपका टेस्ट है किसका, ये सब टेस्ट है किसका बेटा, ये सब टेस्ट है कैंसर के लिए। अगला क्या है, एक्सरे, सीटी स्कैन अथवा एमआरआई के द्वारा, एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा, ये सब आपका इसके द्वारा आपका कैंसर का टेस्ट होता है। ठीक है, आगे क्या है, शल्य चिकित्सा, मतलब कि अब मेरी बात सुनो, कैंसर का इलाज। अगला क्या है, कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज। ठीक है, कैंसर का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा, मतलब सर्जरी के द्वारा शरीर के किसी भी गांठ या फिर प्रभावित उत्तक को निकाल दिया जाता है। नहीं समझे, जैसे मान लो हमको ये मान लो कलवा है, अब मान लो कलवा के शरीर में इस जगह पर मान लो कैंसर है, तो इसको काट के बाहर निकाल दो। अब पूरा गला मत काट देना, मैंने बस ऐसे बनाया है। मान लो कि अगर कलवा के किसी उत्तक के अंदर मान लो अगर कैंसर है तो उसको काट करके हटाना क्या भाई, ये आपका ये जो है आपका ये क्या है, ये आपका सर्जरी के द्वारा। अगला क्या है, रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडियोथेरेपी द्वारा रोगी के विशिष्ट अंग को कोशिकाओं के विभिन्न विकरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। मतलब मान लो ऐसे समझो, अगर हमको पता है कि इस कोशिका के अंदर, अगर हमको पता है कि इस कोशिका के अंदर कैंसर है, तो इसके ऊपर हम लोग रेडियो एक्टिव डालेंगे और इस कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर ठीक हो जाता है। ये सब बहुत महंगा और दर्दनाक बीमारी होता है भाई, है ना, इससे जल्दी चीजें मतलब बच नहीं सकते बेसिकली, ऐसे समझो। कोस्मोपैथी क्या है, कीमोथेरेपी कहते हैं इसको, के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों से उत्पन्न हुई औषधियों द्वारा उपचार किया जाता है। मतलब कि रासायनिक औषधियों का इस्तेमाल कर, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड हो गया, है ना, बाइसल्फोन हो गया, ठीक है,
क्लोरोबियम क्लोबियस हो गया, इस तरीके से मलफालान हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब एक तरीके का केमिकल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। बहुत सिंपल है, एक बार में समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बीमारी किसी को हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, क्या समझिए क्या देखो, मान लो कलवा है, कलवा है, कलवा है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया जो कलवा के अंदर जा करके कलवा को बीमार करने की कोशिश करेगा, तो कलवा का शरीर का जो भाग इस बैक्टीरिया से लड़ता है उसको बीमारी ना होने देने के लिए बेटा उसे प्रतिरक्षा तंत्र कह के पुकारते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी जीव जो हमारे शरीर में जाकर के हमें बीमार करने की कोशिश करता है, अगर बेटा वो जीव से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, वही आपका क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। मतलब क्या हुआ, बेसिकली क्या है, ये मान लो कलवा को कोई बैक्टीरिया आके बीमार करने की कोशिश कर रहा है, कलवा का शरीर का जो क्षमता उस बैक्टीरिया से लड़ने की औकात रखता है बेटा, उसी को हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कह के पुकारते हैं। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि रोग जनकों द्वारा लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं बच्चों। समझ में आया? तो ये को यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का की संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, असंक्रमणीय तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसके विभिन्न कार्यकलाप द्वारा हम वातावरण में उपस्थित विषाक्त भोज्य पदार्थ, रसायन तथा सूक्ष्म जीवों से रक्षा कर सकते हैं। मतलब हमारे शरीर को जो विषाक्त भोजन तथा पदार्थ, रसायन, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, वो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है बेटा। और समझो, असंक्रमता दो प्रकार के होते हैं, है ना। असंक्रमता मतलब होता है कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम अलग है। प्रतिरक्षा तंत्र का अंग्रेजी होता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं, और स्पेशल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंक्रमता यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखो, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है, इम्यूनिटी। बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है बेटा, बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है, बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है आपका, बीमारी से लड़ने की क्षमता आपका क्या है, ये आपका क्या इम्यूनिटी है। बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या है, ये आपका इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, एक तो वो होता है जो हमें अपने मां से मिलता है, उसको बोलते हैं इन्नेट, है ना, अंतर्जात या फिर सहज। और एक होता है आपका एक्वायर्ड, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको बुखार लगा, आप पैरासीटामोल खा लिए, आपको पेट दर्द हुआ आप एनाफोर्टिन खा लिए, आपको लूज मोशन हुआ आप फ्लैजिल या फिर नॉर्फ्लॉक्सिजेट खा लिए। तो ये सब जो दवाई है ये हम एक्वायर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर इसको उपार्जित कहते हैं। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका इम्यूनिटी है ये दो तरह का होता है, एक होता है अंतजात यानी कि सहज जो हमें हमारे माँ से मिलता है, और एक होता है उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड जो हम दुनिया में आकर के एक्वायर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या, ठीक है, अरे हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र। यह प्रतिरक्षा किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में, एक सेकंड भाई, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, ओहो सहज वाले की, है ना, ये सहज वाला है। ठीक है, सहज, सहज या फिर इन्नेट, बहुत सिंपल है ये, है ना। इन्नेट क्या होता है ये देखो, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही हमारे शरीर में होती है। इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक रोध, मतलब समझे, मतलब बेसिकली यहां पर पता क्या है, यहां पे ये कह रहा है, आराम से समझो कि यह प्रतिरक्षा जो है जन्म से हमारे शरीर में होती है ना। जन्म से मतलब कि हमें अपने माँ बाप से मिलेगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शारीरिक रोध यानी कि फिजिकल बैरियर, हमारे शरीर पर त्वचा। एक बात बताओ, जैसे चलो पहले पढ़ लो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश से रोकता है। मतलब जैसे मान लो हमारा जो स्किन है ना, हमारा जो स्किन है, इस स्किन से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। तो स्किन हमें किससे मिला, माई से मिला कि दुनिया में आगे खरीदे हो, सर मां से मिला, तो वही लिखा हुआ कि शारीरिक रोध फिजिकल बैरियर, हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन
जठरांत्र यानी कि गैस्ट्रोटाइनल और जनन मूत्र पथ को आश्रित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने की सहायता करता है। ठीक है, देखो उसका क्या है, कायकीय रोध यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। मेरी बात सुनो, अब स्किन से, मेरी बात सुनो, स्किन ऐसे समझो, तुम पहले लॉजिकली समझो ध्यान से। स्किन से भैया, स्किन से तो कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में जा नहीं सकता। अब कहां जा सकता है? ओपन एरिया, माउथ, नाक। तुम एक चीज नोटिस करना, जो भी हमारा ओपन एरिया वो सब गीला होता है, वहां पर जब भी कोई बैक्टीरिया आता है वहां पर रिएक्शन चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, रिएक्शन करके मारेगा। जो भी ओपन एरिया, तुम देखो ना, आंख में क्यों नहीं है? आंख में आंसू नहीं है क्या? हाँ है। नाक में गीला है, म्यूकस है। माउथ में सलाइवा है। तो जो भी आपका ओपन एरिया है वहां पर आपका गीला होगा। जैसे ही वहां से बैक्टीरिया एंटर करता है वहां पर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से चीजें खराब होती है। ठीक है, तो देखो कायकीय रोध मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सभी रोगनीय विवृद्धि को रोकते हैं। अब क्या है भाई? यह प्रतिरक्षा जन्म से ही शरीर में होता है। इसे 4 ये तो पढ़ा चुके भाई। आगे देखो, अगला क्या है? कोशिकीय रोध मतलब कि सेल्यूलर बैरियर। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक सेवातनु नाइट्रोफिलिस जैसे कुछ प्रकार श्वेत और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं उत्तकों में वृद्धि भक्षकाणु माइक्रोफेज रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, करने का नष्ट करते हैं। मेरी बात सुनो, हमारे शरीर के हर ऑर्गन में एक कोशिका होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफेज। हमारे शरीर के हर ऑर्गन में माइक्रोफेज होता है। माइक्रोफेज क्या है? जब भी कोई बाहर का चीज हमारे बॉडी में आता है माइक्रोफेज उसको मार देता है। तो ये कहने का सेलुलर बैरियर हो गया, है ना, कोशिकीय रोध हो गया। आगे देखो क्या, चलिए आगे क्या भैया? साइटोकाइन रोध क्या है? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नाम का प्रोटीन का स्त्राव करती है जो असंक्रमित कोशिका और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोई दूसरी कोशिका है। मान लीजिए इस कोशिका को वायरस हो गया, इस कोशिका को मान लीजिए वायरस हो गया है, तो बेटा ये जो कोशिका है ना, ये केमिकल निकालता है। इस केमिकल को हम लोग इंटरफेरोन कहते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं। इस इंटरफेरोन के निकलते ही बगल वाला कोशिका जो है ये मतलब कि बोलते हैं इन्फॉर्म हो जाता है इसको। ये कैसे बोलेंगे हिंदी में यार, मतलब जैसे मान लो कि ये जो कोशिका है इसको पता चल जाता है कि भाई बगल में वायरस आया है, तो ये अपने आप को तैयार कर लेता है उस वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, वही लिखा हुआ। चलो, प्रतिरक्षा तो ये क्या है? यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो स्मृति पर आधारित होती है तथा यह प्रतिरक्षा शरीर के प्रोटीन तथा बाहरी प्रोटीन में विभेद करने की में सक्षम होती है। ठीक है, इसे प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट कोशिका और एंटीबॉडी भाग लेती है। लिम्फोसाइट कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता तुम्हारा टी लिम्फोसाइट, एक होता तुम्हारा बी लिम्फोसाइट। दोनों ही कोशिका प्रतिरक्षा में भाग लेती है और असिथ मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, पढ़ लेना, इसको रीड करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम एक गलती हो गया भाई साहब, उपार्जित प्रतिरक्षा है ना, यहां पर हम वो डायग्राम लेके नहीं आए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या, उपार्जित प्रतिरक्षा। यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो समृद्धि पर आधारित होती है और तथा यह प्रतिरक्षा शरीर को प्रोटीन तथा बाहरी प्रोटीन से विभेद करने में सक्षम होती है। इस प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट कोशिका चाहिए, तो बढ़ा चुके हैं, ये हो चुका है, इसको हटाओ। अगर तुमसे कोई उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, तो यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो समृद्धि पर, यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो समृद्धि पर आधारित होती है तथा यह प्रतिरक्षा शरीर में की प्रोटीन तथा बाहरी प्रोटीन में विभेद करने में सक्षम है। इस प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट कोशिका और एंटीबॉडी भाग लेते हैं। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे उपार्जित प्रतिरक्षा में जो है, उपार्जित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से कितनी कोशिकाएं भाग लेती है, तो आप याद रखिएगा 2, एक तो लिम्फोसाइट कोशिका और एक है आपका कौन सा, एक है बच्चों आपका एंटीबॉडी भाग लेती है। अगर लिम्फोसाइट कोशिका की बात करें, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। दोनों ही कोशिका प्रतिरक्षा में भाग लेती है और अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है, मतलब बोन मैरो में। आगे क्या,
एंटीबॉडी क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे एंटीबॉडी क्या है तो याद रखिएगा, अगर तुमसे कोई पूछे एंटीबॉडी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रोटीन होती है जो प्रत्येक एंटीजन के लिए विशेष होती है, मतलब कि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होगा। यह रोगाणु की संख्या को बढ़ने और संक्रमण को रोकती है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का क्रिया का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हेल्पर टी कोशिका इस दौरान एंटीबॉडी के बनने के लिए रसायन द्वारा प्रेरित करती है और मेमोरी कोशिका द्वारा इस पूरी प्रक्रिया का समृद्धि बन जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहां पर इसको आप रीड कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, इसे उतना ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे ही करते हैं, ठीक है। एक मिनट पॉज कीजिएगा, पॉज, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे क्या भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा आप समझ गए। उपार्जित प्रतिरक्षा में एक बार फिर से बता देता हूं, एंटीबॉडी क्या होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि एंटीबॉडी क्या है तो बच्चों यार अच्छा ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं समझाता हूं, मान लो कोई इंसान है, ओहो ऐसे समझो, मान लीजिए कोई मनुष्य है, मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है। मान लीजिए इस मनुष्य के अंदर कोई भी एंटीबॉडी पहली बार गया, मतलब कोई भी, मान लो ये एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, जो हमारे शरीर में जाकर के हमको बीमार करता है। तो मान लो ये पहली बार गया, तो जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में पहली बार जाता है तो हमारा शरीर के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, वो दो कोशिका में विभाजित होगा। एक तो एंटीबॉडी, एक आपका एंटीबॉडी, और एक होता है आपका प्लाज्मा सेल, एक होता है आपका प्लाज्मा सेल। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो लिम्फोसाइट है वो दो सेल में तुरंत विभाजित होगा, एक तो एंटीबॉडी, दूसरा प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी तुरंत इसको मार देता है और प्लाज्मा सेल जो है ये आगे जाकर के आपको मेमोरी बना देगा। मेमोरी किसके लिए, इस एंटीजन के लिए, है ना। अब जैसे ही दोबारा ये एंटीजन हमारे शरीर में इंटर करेगा तो हमारे शरीर में क्या बना हुआ है, ऑलरेडी मेमोरी बना हुआ है, तो तुरंत मार देगा उसको। वही यहां पर लिखा हुआ, पढ़ लो। एंटीबॉडी एक विशेष प्रोटीन होती है जो प्रत्येक एंटीजन के लिए विशेष होती है। मतलब क्या हुआ, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होगा। फॉर एग्जांपल एक्स एंटीजन के लिए एक्स एंटीबॉडी होगा, वाई के लिए वाई होगा, जेड के लिए जेड होगा, इस तरीके से। यह रोगाणु की संख्या को बढ़ने और संक्रमण को रोकती है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन की क्रिया का अध्ययन आपका सीरोलॉजी कहलाता है। हेल्पर टी कोशिका इस दौरान एंटीबॉडी को बनने के लिए रसायन द्वारा प्रेरित करती है और मेमोरी कोशिका, पढ़ा चुके ना, मेमोरी कोशिका द्वारा इस पूरी प्रक्रिया की समृद्धि बन जाती है। अब देखो ये एंटीबॉडी दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। देखो अगर आपसे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर का जो है डायग्राम अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे याद रखिएगा। देखो इस तरीके से, यहां पर देखो समझना ध्यान से, यहां पर एक तो ये छोटा चेन है और एक ये पूरा बड़ा चेन है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो छोटा चेन है उसको लाइट चेन या फिर उसको हल्का श्रृंखला कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्का श्रृंखला कहते हैं, हल्का श्रृंखला, ठीक है। और जो बड़ा वाला चेन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी चेन कहते हैं, है ना। हैवी चेन कहते हैं मतलब कि भारी श्रृंखला। देखो ये आपका क्या हैवी चेन है। आप इंग्लिश में भी बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो साइट है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं, ये है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब यहीं पर आपका एंटीजन आके बंधेगा और इसी से रिएक्शन होता है तो एंटीजन को ये मार देता है। ये भी तुम्हारा क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। चलिए ये आपका एंटीबॉडी हो गया। चलिए सेकंड लास्ट टॉपिक क्या भाई, टीकाकरण। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जिस समय कोविड चल रहा था, कोविड में जो है दवा के आपका टीकाकरण हुआ था। टीकाकरण कोविड में बहुत हुआ था, याद है आपको, आपने भी लिया होगा वैक्सीन। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन क्या होगा, तो टीकाकरण में रोगजनक का एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर रोगजनक की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, देखो जैसे मान लो कोई वायरस एक्स वायरस है, कोई एक्स वायरस है, ठीक। तो तुमको पता है कि एक्स वायरस से ही हमारे बॉडी में जो वायरस हमको बीमार करता है उसी वायरस से हमारे बॉडी में वैक्सीन बनता है। कैसे समझाते हैं, जैसे एक्स वायरस मान लो। अब ये एक्स वायरस का जो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्मॉल पार्ट ले लेते हैं। स्मॉल पार्ट, हम डॉक्टर क्या करता है, स्मॉल पार्ट ले लेता है और सबसे पहले इसको खराब करता है, इनएक्टिव कर देता है, ताकि ये हमारे शरीर में जाकर के जो है बीमारी नहीं करे, इनएक्टिव कर देगा। अब सुनो, जैसे ही इनएक्टिव करेगा, अब इस छोटे से पार्ट को हमारे बॉडी में इंटर करा दिया जाता है। बच्चों जैसे ही एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा, ये आपका मेमोरी सेल बनाएगा, जी सर। और अगर मेमोरी सेल बनाएगा तो मेमोरी सेल तो बन गया, लेकिन आपको बीमारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपको यहां पर इनएक्टिव कर दिया गया था, इसको स्मॉल पार्ट को इनएक्टिव कर दिया गया था। लेकिन इसके खिलाफ तो हमारे शरीर में मेमोरी सेल बन गया, इसके खिलाफ तो हमारे शरीर में मेमोरी सेल बन गया। अब जैसे ही एक्चुअल वाला वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो ये मेमोरी सेल के अंदर तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ ना, मार देगा उसको। वो
लिखा हुआ देखो, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन में रोगजनक का एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर रोगजनक का अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इन एंटीजेंस द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तथा मेमोरी बी एवं टी कोशिकाओं का उत्पन्न होती है। इससे होगा क्या, ये रक्षी अणु एक बार बन जाने के बाद कुछ समय तक शरीर में बने रहते हैं और उस अवधि में यदि उसी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तब ये मेमोरी टी एवं बी कोशिका उन्हें पहचान लेते हैं एवं प्रचुर परिमाण के लिए लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो इसे मार देता है। इस विधि से हमारे शरीर में उत्पन्न किया गया रोधी क्षमता प्रतिरक्षा इम्यूनिटी और इसे पैदा करने की क्रिया प्रतिरक्षाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन कहलाता है। पढ़ा चुके सारा, जो आपको डेफिनेशन में समझाए वही यहां पर लिखा हुआ है। अब आओ अगला क्या भाई, अगला अब हम लोग आगे ड्रग वाले पे, लास्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। 10 मिनट और लगेगा मुश्किल से। आइए, क्या भाई, ओपॉइड्स क्या होता है, ये नशीले पदार्थ, आराम से समझना, यहां से क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि ओपॉइड्स क्या है, ये नशीले पदार्थ अवसादक डिप्रेसेंट होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमे कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, ओपॉइड्स जो बेटा ये एक तरह का नशीला पदार्थ है, ये क्या एक तरह का नशीला पदार्थ है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के क्रियाओं को धीमा कर देता है। आगे देखो, प्राप्ति स्रोत क्या, मतलब कहां से, मतलब जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछे ओपॉइड्स कहां से निकाला गया, तो याद रखिएगा ओपॉइड्स की प्राप्ति जो है ये आपका अफीम पादप यानी कि पेपेवर सेमनीफेरम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पेपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स क्या होता है, कभी ऐसे देखो किसी पत्ते को तोड़ते हो तो दूध जैसा निकलता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स प्राप्त होते हैं, इसे मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ओपॉइड्स है ना, हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन लाते और उसके अंदर लैब के अंदर एसिटाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। जैसे एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ओपॉइड्स बन जाएगा, जिससे यह रासायनिक रूप से डायएसिटाइल मॉर्फिन कहलाता है। यह गंधहीन मतलब कि सूंघने में बहुत ही गंदा होता है, तीक्ष्ण यानी कि बिटर, बहुत गंदा स्मेल करता है, रवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन होता है, यौगिक, क्रिस्टलाइन समझते हो क्या होता है, चीनी जैसा, जो सफेद पाउडर के रूप में होता है, ठीक है। आगे देखो, अब इसे सामान्यतः स्मैक समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो कि लाइक नहीं देखते हो कि तुम देखो किसी मूवी में टेबल वगैरह पे जो पाउडर छींटता है उसको नाक से खींचता है नशा करने के लिए, उसको बोलते हैं। तो इसे सामान्य स्मैक या फिर हेरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या फिर टीके द्वारा लिया जाता है, टीका मतलब इंजेक्शन के द्वारा। प्रभाव इफेक्ट क्या है, यह शल्य क्रिया में निषेधक तथा दर्द निवारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को में उपस्थित ओपॉइड्स गहरियां से जुड़कर उनकी क्रिया शक्ति को कम कर देता है। मतलब कि हेलुसिनेशन नहीं होता, मतलब दिमाग घूम रहा है नशा करने के बाद, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वो प्रभावित हो चुका है। आगे देखो क्या, कैनाबोनाइड्स क्या होता है, ये भी अवसादक नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे मस्तिष्क को उपस्थित कैनाबोनाइड्स ग्रंथियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्राप्ति स्रोत क्या है इसका, मतलब कहां से निकाला गया, ये नशीले पदार्थ पादप कैनाबिस सटाइवा यानी कि कैनाबिस सटाइवा के पुष्पक्रम, फूल से, शीर्ष या फिर पत्ती से, रेसाइन से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें मेरिजुआना, हशीश, चरस वर्ग और गांजा का बनाया जाता है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे गांजा कैसे बनता है, गांजा हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया, ये सब किससे बनता है, कैनाबोनाइड से ही बनता है। आगे देखो क्या, कैनाबोनाइड्स सामान्यतः इन्हें धूम्रपान या फिर मुंह द्वारा चबाकर शरीर के अंदर लिया जाता है। मतलब क्या, अगर तुमसे कोई पूछे कि कैनाबोनाइड्स को कोई भी व्यक्ति किस तरीके से मतलब लेता है, तुम खुद देखो ना, या तो उसको लाइक जैसे खैनी है, खैनी क्या करता है, लोग माउथ के अंदर लेता है, या फिर धूम्रपान, गांजा वगैरह क्या है, गांजा जो है वो जैसे सिगरेट पिया जाता है वैसे ही गांजा पिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। प्रभाव इफेक्ट, ये सामान्यतः रुधिर परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है ना। आगे देखो, निभामक क्या है, हेलुसिनेशन, मतलब कि नहीं कहता कि है एक आदमी दिख रहा है दो, है एक आदमी दिखता है दो। ये दवाइयां व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती है। हेलुसिनेशन मतलब विभ्रावकता का कारण, यानी कि वस्तुओं को देखकर ये ध्वनि या सुनने आदि का भ्रमण हो, वास्तविकता में नहीं होते। मतलब जैसे समझो इस लाइन में क्या लिखा हुआ, अगर कोई इंसान कैनाबोनाइड्स का इस्तेमाल करता है तो बेसिकली जो वस्तु उसके सामने है भी नहीं, उस वस्तु
वो वस्तु भी लगता है कि उसके पास मतलब कि उसको दिखता है, उसका भी ध्वनि सुनाई देता है। जैसे भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं है, तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नशा करता है तो उसको भूत जैसा प्रतीत होता है ना। ये सब हो गया। आगे क्या, अगला क्या भाई, नेक्स्ट, यह एक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेंट है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह तंत्रिका प्रेषित न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के संवाहक को रोकता है। इससे सांस लेकर खींचने में उस तकलीफ होती है ना। इसे सांस के साथ खींचा जाता है। मतलब समझो कि यह एक उद्दीपक मतलब कि स्टिमुलेंट है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह तंत्रिका प्रेषक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के संवहन को रोकता है। इससे सांस के साथ खींचा जाता है। प्राप्ति स्रोत क्या है इसका, मतलब कहां से निकालते हैं इसे, अफ्रीका पादप एरीथ्रोपोजाइलन कोका से, मतलब कि एरीथ्रोक्सलन कोका से प्राप्त किया जाता है। कौन सा, ये आपका जो कोका कोनाइट से। ठीक है, आगे देखो क्या प्रभाव, क्या इसका इफेक्ट। यह एक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेंट है जो शरीर में उत्तेजना सफुर्ती पैदा करता है। सफुर्ती मतलब कि जैसे समझते हो हेलुसिनेशन, इनकी अधिक मात्रा के सेवन से हेलुसिनेशन उत्पन्न होती है, मतलब कि जो चीज नहीं है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड इसे एगोट कवक किलसेप पेरोप्रिया से बनाया जाता है। बार्बिट्रेट जो है या फिर एम्फीटेफिन्स, ठीक है, बेंजो, ये सब पढ़ लेना, ये सब दवा के नाम आदि का दुरुपयोग भी नशे के रूप में किया जाता है। मतलब कि ऐसा, मतलब ये होता तो दवाई है लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करता नशे के लिए। ठीक है, अभी आपका लास्ट हो गया यहाँ पर नोट। अगर मान लो बेसिकली कोई मतलब किसी इंसान को नशे की आदत नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी लिखती है कि धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक है। इसके सेवन कम करने या फिर रोकने के लिए हमें कुछ निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे हमें बच्चों को सम्मान देना चाहिए और उन्हें उत्साहित करना चाहिए, इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए उसकी अवसीमा से ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए इसे। इस कारण बालक अध्ययन एवं खेल कूद पर ज्यादा ध्यान देकर अपने अस्तित्व को आवश्यक दिशा की ओर तरफ संचालित करेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो हो गया पूरा समाप्त। अब फिर मिलेंगे बेटा अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।